राजसमंद नामक एक गांव में जगमोहन अपनी पत्नी सोमा और बेटी गुड्डी के साथ रहता था। जगमोहन के पास जमीन तो थी लेकिन साधन ना के बराबर थे। कुछ समय पहले उसके पास बैल थे लेकिन घर के हालात बिगड़ने के कारण उसने उन्हें बेच दिया। उनकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। घर के हालात देख उसकी पत्नी सोमा ने उससे कहा, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे ठाकुर के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं वहां जाकर काम कर दूं? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बात मत किया कर रेनू की माँ, तेरी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती हैं। ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। सोमा, तुम जानती नहीं हो उस ठाकुर की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली हर औरत पर बुरी नजर रखता है और मैं नहीं चाहता कि वहां जाकर तुम भी उसकी गंदी नजर का शिकार बनो। ना ना, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा और मैं तो गांव में किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं नहीं, तू वहां काम करने नहीं जाएगी बस। जगमोहन दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना और कपड़े तक भी नहीं दे पा रहा था। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा चला रहे थे। जगमोहन जब भी गांव में किसी से मदद मांगने जाता कि हल और बैल दे दो या ट्रैक्टर उसके खेतों में चला दो, तो सभी उसे मना कर देते। एक दिन अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उसकी सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था, लेकिन वो लगातार फावड़ा चलाए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। उधर गांव का ठाकुर गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब जगमोहन मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी जगमोहन से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, जगमोहन, रे तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं साहब, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ। ये कहकर जगमोहन चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सोमा उससे कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और ना अचार सब्जी कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे जी? सोमा, तू रेनू के लिए कुछ देख है तो हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भूख तो लगी है सोमा, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं, और खेत पूरी तरह बंजर है, उसमें घास तक का एक अंश नहीं होता है। अपने पति की लाचारी देख सोमा को उस पर दया आती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है। फिर उसे तोड़कर लाती है और उसे पतीले में उबाल लेती है। फिर सिलबट्टे पर पीसकर उसका पेस्ट बना लेती है और उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन मिलाकर उसे तवे पर डाल देती है। फिर उसकी गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। ये ले रेनू, मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहते हैं हमारे महाराणा प्रताप भी जब जंगल में रहे थे तो उन्होंने भी यही हरे घास की रोटियां खाई थी, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही रेनू और जगमोहन उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ सुमा, ये तो लाजवाब है। की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ ये इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आदमी आता है। जी, ये जगमोहन जी का घर है। जी हाँ। तभी जगमोहन आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? और साथ में ये, हाँ जी, और साथ में ये आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। ये सुनकर जगमोहन, सोमा और रेनू सब बहुत ही खुश होते हैं। अब उनके दिन बदल जाते हैं। जगमोहन ट्रैक्टर बुलवाकर अपने खेतों पर चलवाता है, जिससे उसकी बंजर भूमि में जान आ जाती है और उसमें फसल उगाती है। साथ ही वो अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है और अब शहरों से नई नई खाद लाकर अपने खेतों पर डालता है, जिससे उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाती है और वो उससे भी काफी पैसे कमाने लगता है। देखते ही देखते अब वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब वो अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है। सुमन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वैसे वो बहुत होशियार थी। धामपुर शहर में उसकी ससुराल थी। आजकल वो अपने बेटे पारस के साथ मायके रहने आई हुई थी। पारस, इतना दौड़ा दिया, थक गई हो बेटा, अब तंग मत करो। चलो ये एक निवाला और खाओ।
सुमन बिटिया, तू जितना बोलेगी खाने के लिए ये उतना ही तुझे तंग करेगा। अपना भी तो ध्यान रखना है, 7वां महीना चल रहा है, ऐसे भागा दौड़ी ठीक नहीं। क्या करूँ माँ, खाने के लिए इसके आगे पीछे ना भागूं तो ये पूरा दिन कुछ ना खाए। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ जी, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? क्या नितिन का एक्सीडेंट हो गया? कौन से अस्पताल में है वो? मैं पहुंच रही हूँ। सुमन के पति नितिन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। सुमन अस्पताल पहुंचती है। सुमन बहू, डॉक्टर ने कहा है कि नितिन के पैरों में गहरे जख्म आए हैं। डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इनके घुटनों के हिस्से में ज्यादा दबाव पड़ा है। माँ, मैं और मीना जरा घर जा रहे हैं, बंटी घर पर अकेला है। सुनो जी, ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है। अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मूंग दलेंगे? ऊपर से उसके 2 बच्चे, एक साथ में है और एक पैदा होने वाला है। अब तुम मेहनत करोगे और वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे मीना, तुम देखती जाओ, इन्हें घर तो आने दो। मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो, मैंने सब सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। हाँ। सुमन और उसकी सास नितिन को घर लेकर आते हैं। अगले दिन, माँ, मुझे नहीं लगता कि अब नितिन कोई काम कर पाएगा या कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं, है ना। मैं कब तक इसके परिवार को भी पालता रहूंगा। सुरेश, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं, किराए के घर में रहते हैं और किराए की ही दुकान है। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं। नितिन, तू अब सुमन और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन सुमन सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह, मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यही पास में ही कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। सुमन 1200 रुपए महीने का एक किराए का कमरा ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन, माँ जी, पारस माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है। घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, नितिन की 2 कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। सुमन बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी थी, क्या करूं? मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा। मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। नितिन का लौकी खाने का मन था, उस सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया, ये एक लौकी देना। अभी इनके आलू तोल लूं फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया, ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है? दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा मैडम जी। सुमन तराजू उठाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया, कुछ तो शर्म करो, तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं कब से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके सब्जी बेच रहा है। सुमन को बोलता देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है जिसे देखकर उस जगह पर खड़े सारे ठेले वाले उसे झुककर नमस्ते करते हैं। क्यों अरिया, क्या हुआ? यहाँ इतना शोर कैसा तेरे ठेले पर? ये सब्जी वाला लोगों को ठगता है, अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों से धोखाधड़ी करके अपनी सब्जी बेचता है। मेरी इतनी हिम्मत हरिया कि तुम मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है। मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ। माफ कर दो सज्जन सेठ, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूंगा। शराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। हाँ, रहने दीजिए भाई साहब, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते सुमन की आंखें भर आती हैं। तभी चिंता से उसके दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ आसपास में भीड़ लग जाती है। अरे, इन बहन जी की तबीयत खराब हो रही है, लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सुमन की अचानक शायद चिंता और परेशानी से दर्द शुरू हो जाता है। सज्जन सेठ कुछ लोगों की मदद से सुमन को अस्पताल ले जाता है। सुमन रास्ते में ही अपने घर का पता सज्जन सेठ को बता देती है।
सज्जन सेठ उसकी सास को अस्पताल बुला लेता है। सुमन को एक बेटी पैदा होती है। वही सज्जन सेठ को पता चलता है कि सुमन का पति नितिन अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है। सज्जन सेठ, आज आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन, तुम मेरी अपनी बहन जैसी हो। सुमन घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद सज्जन सेठ उसके घर आता है। सुमन बहन, तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी? मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं, पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूं मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं उनका हिसाब और देखरेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूं तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, नितिन देखो, भगवान ने सज्जन सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सब्जियों का सारा हिसाब रखती, एक एक दुकानदार से जाकर पूछती और देखती कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। सज्जन सेठ भी सुमन की मेहनत को गौर करता था। सुमन के आ जाने से सज्जन सेठ का भी काम बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। अब कोई भी सब्जी बेचने वाला दुकानदारी में घोटाला नहीं करता था। बहू, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो नितिन भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। देखना, तुम्हारा प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से वो भी जल्दी चलने लगेगा। सुमन को सज्जन सिंह के रूप में देवता समान भाई मिल गया था। उस दिन के बाद सुमन सब्जी मंडी का सारा काम संभालने लगी। धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर सुमन एक सब्जी वाली बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है।